अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफ़ा एंड वेलकम टू एसजी क्लिनिक। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं एक्नी स्कार पर। एक्नी का ट्रीटमेंट तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद होने वाली एक्नी स्कार जल्दी जान नहीं छोड़ते। तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छी एस्थेटिक फिजिशियन। सो वेलकम द वन एंड ओनली डॉक्टर मनाल सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं फीफा? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप सुनाइए, आप मैडम कैसी हैं? ठीक ठाक। मैडम सबसे पहले तो हमें अपने बारे में कुछ बताइए। तो आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एज वेल। बेसिकली ये है कि इसके साथ साथ और भी मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैं CEO ऑफ स्किनथेटिक्स एंड फिटनेस हब फॉर नाउ, और बख्तावर अमीन मेडिकल सेंटर में जो है मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग। इसके अलावा मेरी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम कर रही हूँ, शायरा भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ओके अच्छा, एक्नी के बाद एक्नी स्कार का बड़ा मसला आजकल चल चुका है, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, बेसिकली एक्नी स्कार्स जो होते हैं ना, थोड़ी सी लोगों को मिथ है इसको लेकर के एक्नी स्कारिंग, उनको लगता है कि जी एक्नी आ गया तो स्कार भी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप अपने एक्नी को पिक करना शुरू करते हैं ना, मतलब यहाँ पे दाना बना, आपको इरिटेट होना शुरू हो गया, आपने उसको नेल से जो है अपने पिक करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से आपकी स्कारिंग डेवलप होती है। और कभी कभार कुछ आप ऐसी मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं एक्नी को ख़त्म करने के लिए कि एक्नी जान नहीं छोड़ रही है, उसकी वजह से स्कारिंग डेवलप होती है। मतलब एक्नी स्कार के मेन कॉजेज या रीजन क्या हो सकती है? देखिए, एक्नी इटसेल्फ जो है एक्नी स्कार का बहुत बड़ा कॉज है। अब उसके बाद आपने सबसे पहले तो प्रिवेंशन की तरफ जाना है ना, कि हम किस तरह से एक्नी स्कारिंग से बच सकते हैं। तो एक्नी बेसिकली जो होता है वो ऑयली स्किन पे बहुत ज़्यादा होता है। और किस वजह से होता है? जब आप डस्ट डिब्री, आप बाहर जा रहे हैं, सन एक्सपोजर आपका हो रहा है, आप सन ब्लॉक की एप्लीकेशन नहीं कर रहे, आप कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हैं फेस पे, बेयर फेस जा रहे हैं, और अगर फेस वॉश नहीं कर रहे, तो जब हम बाहर निकलते हैं सराउंडिंग्स पे हमारी इतना डस्ट है कि वो आपके फेस पे चिपक जाता है। और जिनकी ऑयली स्किन होती है, आपके जिसको पोर्स कहते हैं, मसाम कहलाते हैं, मसाम ओपन हो जाते हैं। जब मसाम ओपन होते हैं, अंदर से सीबम भी निकल रहा है ऑयली स्किन में, वो वहाँ जाके गर्द बैठ जाती है, जगह रोक लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और साथ में एक्नी कॉज करता है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ द एक्नी। तो एक्नी स्कार को आप लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, या आप अपनी क्लिनिक पे कैसे ट्रीट करते हैं? अच्छा, एक्नी स्कार्स के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप की स्कारिंग है। इस वक्त हमारे पास एक तरह के स्कार्स नहीं होते हैं, इसमें बॉक्स स्कार्स हैं, इसके अंदर जो है रोलिंग स्कार्स हैं, आइस पिक्स हैं, इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक कीलॉइड स्कार्स हैं। तो हर स्कारिंग का अपना तरीका होता है। स्पेसिफिक स्किन टाइप के नहीं, डिपेंड करता है। कुछ को मिक्स स्कारिंग भी होती है, जिसमें 2 से 3 तरह की टाइप्स के स्कार्स होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सिर्फ रोलिंग वो होते हैं, स्कार्स होते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस वजह से। अगर सपोज आपकी चिकन पॉक्स निकले हैं, चिकन पॉक्स के पास जो आपके स्कार्स होंगे वो बॉक्स स्कार्स कहलाते हैं। इसी तरह से अगर आपके एक्नी थी, एक्नी के बाद आपने डमर रोलर या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर ली है, या कोई किसी की वजह से प्रेशर पड़ा है, तो आपके उस जगह पे जो है बॉक्स स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है। ये मिक्स रोलिंग में भी जा सकती है। तो इस तरह के आपके जो है स्कार्स डेवलप होते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप होती हैं, और इनको तरीका क्या है इनको सेटल करने का? ट्रीटमेंट इसमें ये होती है कि हम सबसे पहले तो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपकी अगर एक्टिव एक्नी है उसको क्लियर किया जाए। सबसे पहले आपको टॉपिकल्स पे या आपको ओरल्स पे रखा जाता है ताकि आपके एक्नी क्लियर हो। एक्नी जैसे क्लियर होता है, उसके बाद जो स्कारिंग होती है फिर हम उस पर काम शुरू करते हैं। बेसिकली स्कार्स किस वजह से होते हैं? जो एक्नी बन रहा होता है ना, हमारी जिल्द की एक तह नहीं है, इसके नीचे 6 मज़ीद तहें हैं। तो इसकी जो निचली तह होती है ना स्कार्स की, उसने आपके एक्नी को यूं पकड़ के रखा हुआ होता है, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। फाइब्रोसिस क्या करता है? वो एक लिगामेंट काइंड ऑफ, आप ये समझ लें कि उसने ना तार से उसको पकड़ के रखा हुआ है। हमने बेसिकली उसको रिलीज़ कराना होता है ताकि वो जो खींच रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन वो दूर हो सके और आपकी जो स्कार्स हैं वो क्लियर हो सके। तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए सब्सिजन की जाती है। सब्सिजन जो होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की जाए। खाली सब्सिजन भी हो सकती है, बट आई यूजली प्रेफर कि मैं PRP के साथ करूँ, ताकि जहाँ पे मैं सब्सिजन करके वहाँ से फाइब्रोसिस ख़त्म कर रही हूँ या फाइब्रोस जो टिश्यू है उसको हटा रही हूँ, साथ ही साथ ये है कि वहाँ पे हीलिंग इफेक्ट भी आए। PRP जो होती है इट्स बेसिक और बहुत बेस्ट चीज़ है जो कि आपको PRP भी आजकल स्कारिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत की जा रही है। तो ये कितने हद तक इफेक्टिव है? ये 70 to 80% तक इफेक्टिव है अगर ठीक तरीके से की जाए। क्योंकि PRP की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, सिर्फ एक तरह की PRP नहीं होती है। इसमें सिंपल PRP है, इसमें PRF है,
इसके अंदर PRGF है। तो ये मुख्तलिफ PRPs होती हैं जो इस वक्त रन कर रही होती हैं। कौन से स्कार पे किस तरह की आप PRP करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट्स कैसे आएंगे। अभी तो उसके अलावा और बहुत सारी एंटिटीज़ आ गई हैं। हमारे पास मॉर्फियस आ चुकी है, हम मॉर्फियस से उसका इलाज कर सकते हैं। हमारे पास RF टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि हम वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिलर्स भी बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, फिलर्स होते हैं, लेकिन फिलर्स डिपेंड करता है कि स्कार कौन से टाइप का है। हर स्कार के ऊपर फिलर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड है ना, तो हाइलुरोनिक एसिड जो बहुत डीप डाउन आपका स्कार है, जो किसी चीज़ से नहीं जा रहा, जैसे आइस पिक स्कार्स हो गए, उस पर आप कर सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट अगर कोई ऐसा स्कार है जो वैसे ठीक हो सकता था, आपने फिलर कर दिया, वो तो 3-4 महीने के लिए होगा। उसके बाद आपको दोबारा फिर किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। सो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ट्रीटमेंट के बाद आफ्टर केयर क्या? आफ्टर केयर ये होता है कि जब आपने सपोज ट्रीटमेंट करा ली, ट्रीटमेंट के बाद आपने स्किन केयर रूटीन अपनी बहुत अच्छी करनी है। जैसे कि आपको हम लोग टॉपिकल्स एडवाइस करते हैं, जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं चीज़ें, उनको रिलीजियसली फॉलो करें। रिलीजियसली इन द सेंस आपका फेस वॉश है वो रेगुलरली यूज़ होना चाहिए। आपका सन ब्लॉक जो है उसकी एप्लीकेशन आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स मस्ट होती है। आप सूरज के बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, सन एक्सपोजर हो रहा है, आपकी जॉब क्या है, कॉलेज गोइंग बच्चियों को आजकल ज़्यादा होता है। अदर देन दैट इवन ये जो लाइट्स जिसमें हम लोग रह रहे होते हैं, इसमें भी UVA UVB होता है। चूल्हे चौके आप कर रहे हैं, चूल्हे के पास जा रहे हो, उसके अंदर भी UVA UVB, कहीं ना कहीं से स्टीम आ रही है, कहीं ना कहीं से आपकी गर्द आ ही रही है। तो बेहतर ये होता है कि सन ब्लॉक की एप्लीकेशन मस्ट है, क्योंकि सन ब्लॉक उसको रेजिस्ट करता है फॉर 2 to 3 आवर्स। इसीलिए कहा जाता है उसको रीअप्लाई करना चाहिए आफ्टर 2 to 3 आवर्स। ओके। अच्छा, एक्नी के बाद होने वाली एक्नी स्कार से कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करके इससे बचा जा सके? एक्नी स्कारिंग से हाँ, सबसे पहले तो आपने छेड़ना नहीं है। अगर एक्नी निकल आई है तो डू नॉट एवर ट्राई टू पिक योर एक्नी आप, क्योंकि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो उसकी वजह से निशान बन जाते हैं। सेकेंडली ये आजकल बहुत कॉमन है कि लोग बराए नाम ही ट्रीटेनॉइन चल रही है, आइसोट्रीटेनॉइन को वैसे ही दे देते हैं। ज़रा सी भी एक्नी होगी विदाउट नोइंग कि एक्नी की कौन सी टाइप है, ये आइदर ये न्यूडुलोसिस्टिक एक्नी हुई हुई है या सिंपल इनको जो है एक्नी वल्गैरस हुआ हुआ है, कौन सी एक्नी की टाइप है, उनको फ़ौरन दे दिया जाता है। तो बेसिकली होना क्या होता है उसकी वजह से कि आइसोट्रीटेनॉइन हर एक के लिए नहीं है। अब मैं 20 साल की बच्ची को तो आइसोट्रीटेनॉइन पे नहीं रख सकती हूँ। अगर आप उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे उसके बाद एक्नी सूख तो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे निशान बनाना और स्कारिंग करना शुरू कर देता है। तो एक तो इससे बचना है, दूसरा आपने हाथ नहीं लगाना है अपनी एक्नी को, तीसरा ये कि आपने अपनी जो स्किन केयर रूटीन है बहुत बेस्ट करनी है, चौथा ये है कि जिस पिलो पे आप सोते हैं ट्राई टू चेंज द कवर्स ऑफ द पिलो आफ्टर एवरी नाइट। मतलब या तो पिलो की साइड चेंज कर लें, 4 टाइम्स यूं कर लीजिए, और उसके बाद आफ्टर 5th डे जो है आप अपना पिलो चेंज कर लें या गर्म पानी से धो लें, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें मैटर करती हैं। डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ अ टॉवल आफ्टर वॉशिंग योर फेस, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं उस पर जर्म्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता। ऑलवेज यूज़ एनीथिंग वेट, लाइक आप कोई वेट टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टिशू हो गया, ये इस्तेमाल करें, और हल्के हाथों से, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर हम लोग ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थोड़ी सी कर लें। अच्छा, इसके बाद मैम हमारा एक सेगमेंट है नॉन स्टॉप सेगमेंट, जिसमें मैं आपको एक वर्ड बोलूँगी, उसके ऑल्टरनेट आपने एक वर्ड बताना। ठीक है। पहला वर्ड है लव। इश्क हकीकी। ओके। घर। जन्नत। लाइफ। हेक्टिक। ओके। माँ बाप। हज़ीम हस्ती। मोबाइल। जिंदगी। ओके। इसके बाद ना हमारा एक और सेगमेंट है जिसमें आपकी ही फील्ड से रिलेटेड रैपिड फायर सेगमेंट है, जिसमें आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ मिथ और फैक्ट के क्वेश्चन होंगे। उसमें आपने बताना है कि कौन से क्वेश्चन मिथ हैं या कौन से फैक्ट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्नी स्कार कभी ठीक नहीं होते? रॉन्ग। हो जाते हैं ठीक। धूप से एक्नी स्कार फेड हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। ओके। एक्नी स्कार सिर्फ ऑयली स्किन पर होती है? नॉट ट्रू। ओके। ऑयली स्किन के अलावा भी किसी स्किन पे हो सकती है वैसे? ऑब्वियसली बिल्कुल हो सकती है। ड्राई स्किन पे भी अक्सर हो जाती है, क्योंकि एक्नी की बहुत सारी कॉजेज़ है ना। हार्मोनल इश्यूज भी तो हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी लोगों को होती है। इसके अलावा जंक फूड जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, इवन मैं बहुत खाती हूँ, मुझे भी एक्नी का इशू रहता है। तो ऑयली स्किन ऑब्वियसली उसमें एक्नी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हो जाए। तो डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक्नी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक वजह से हो। एक वजह से। अच्छा, 4th क्वेश्चन है कि एक्नी स्कार सिर्फ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से ही जाती है? गलत। अगर आप घर में अपनी
अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में भी देखें ना, हमारे बहुत ज़्यादा नानियाँ दादियाँ टोटके शोटके करती थी, उससे कभी उनके चेहरों पे तो एक्नी स्कारिंग नहीं हुई, तो हमारे चेहरों पे क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करने की ज़रूरत है। बहुत हम लोग जंक फूड खाते हैं, हमारी जो लाइफ की सिचुएशन है, स्ट्रेस्ड आउट हम लोग बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, हम लोग अपनी चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करते। पिछले ज़माने में दही को कहा जाता था कि वो लगाएं, टमाटर लगाएं, एंटीऑक्सीडेंट है, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना। तो अगर यही सारी चीज़ें टोटके शोटके भी कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम कि आपने अपना इतना प्यारा मैसेज दिया, इतने प्यारा हमें अपना टाइम दिया। एंड पे आप मुझे और मेरी ऑडियंस को एक अच्छा सा मैसेज एक्नी स्कारिंग पर कि हम कैसे रिकवर उसको कर सकते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये है कि सबसे पहले ये जिल्द जो है वो आपकी अपनी है, उसका इलाज आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। अपनी जिल्द को खुदारा सन एक्सपोजर से प्रिवेंट कीजिए, कोशिश कीजिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अगर एक्नी हो जाता है, बजाय इसके कि घर में बैठे हुए कोई टोटके करें, ऑलवेज़ गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि आपको सही एडवाइस करेंगे, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, जो सिरम्स हैं वो अप्लाई करवाएंगे, बजाय इसके कि आप लोग मार्केट में देखकर या किसी भी उसमें देख कर के जी आजकल ये बहुत इन हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। उससे बेहतर है किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले रब्ता करें, वो आपकी स्किन ज़्यादा बेहतर जानते हैं और आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी स्किन केयर रूटीन सेट करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैडम। अब मैं अपनी होस्ट को इजाज़त, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद डॉक्टर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।